भारत एक गरीब और बहुत असमानता वाला देश है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के 10% लोगों के पास देश की कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। इनके अलावा देश के सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। गौरतलब है कि भारत की एडल्ट आबादी की औसत इनकम 2,04,200 रुपए है और कुल में 50% लोग ऐसे हैं जो औसत 53,610 रुपए की कमाई करते हैं। भारत में असमानता का आलम आप इससे समझ सकते हैं कि भारत की कुल आबादी 139 करोड़ में 10% या 13 करोड़ लोगों की औसत आय 11,66,520 रुपए है, जिनकी देश के 50% या 70 करोड़ लोगों के औसत आय के मुकाबले 11,12,910 रुपए ज्यादा है। आजादी के बाद आय असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी है, यानी देश में अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, मिडिल क्लास गरीबों की श्रेणी में जा रहा है और भयंकर गरीबी बरकरार है। ब्रिटिश काल की अवधि में भारत में आय असमानता काफी ज्यादा थी, जब देश की 10% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 50% हिस्सा था। आजादी के बाद सोशलिस्ट नीतियों से प्रेरित पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से यह हिस्सा 35 से 40% तक कम तो हुआ, लेकिन बाद में वर्षों में नीतियों में बदलाव के साथ हालात और ज्यादा खराब होते गए। मसलन वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के बाद लिबरलाइजेशन की नीति अपनाने के बाद भारत में असमानता और भी ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति में बदलाव से भारत के 1% लोगों को और अमीर होने में मदद मिली और कुल आय का एक बड़ा हिस्सा इसी वर्ग में सिमट कर रह गया। इनके अलावा मिडिल क्लास लोगों का विकास धीमा रहा और अब भारत विकासशील देश में गरीब देश की श्रेणी में आ गया है। सरकार असमानता को लेकर ठीक ढंग से आंकड़े जारी नहीं करती। ऐसे में अध्ययन में भी मुश्किल आती है। ये कहा जा सकता है कि देश में जिस हिसाब की गरीबी आंकड़ों में बताई जाती है, वास्तव में वो और ज्यादा गंभीर है। भारत में औसत घरेलू संपत्ति 9,83,010 रुपए है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में 22,27,500 रुपए के मुकाबले आधे से भी बहुत कम है। हैरानी की बात यह है कि नीचे की 50% हाउस होल्ड की औसत संपत्ति 66,000 रुपए से कुछ ज्यादा है, जो ना के बराबर की है। 10% और 1% आबादी की औसत संपत्ति की तुलना में मिडिल क्लास भी गरीब ही है। मसलन मिडिल क्लास के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 29.5% है और 10% लोगों के पास कुल का 65% और 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 33% हिस्सा है। भारत में बाकी असमानताओं के साथ लैंगिक असमानता भी चिंता की बात है, जो बताता है कि आजादी के बाद भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है, जो एशियाई देशों में काफी कम है, जबकि चीन में ये 21% है। भारत में लैंगिक असमानता का ये आंकड़ा मिडिल ईस्ट देशों को छोड़कर सबसे कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। हर बीतते साल के साथ सोशल मीडिया एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं में लाखों की बढ़ोतरी हो रही है। ऑनलाइन पब्लिशर विजुअल कैपिटलिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरनेट यूजर औसतन 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। हालांकि भारत समेत कई देश अब अपने यहाँ विदेशी ऐप पर नकेल कस रहे हैं। इसमें पड़ोसी देश चीन और अमेरिका का भी नाम आता है। विजुअल कैपिटलिस्ट ने उन सोशल मीडिया ऐप्स की लिस्ट जारी की जो कि उपयोगकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ये लिस्ट स्टैटिस्टा, बिजनेस ऑफ एप्स आदि जैसे डेटाबेस कंपनियों के हवाले से जारी की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि इस समय डिजिटल स्पेस पर चीन और अमेरिका का दबदबा बना हुआ है। दोनों देशों की घरेलू कंपनियों के कई ऐसे ऐप हैं जिनके कई देशों की आबादी से भी ज्यादा यूजर्स हैं। अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप फेसबुक दुनिया भर में लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंदीदा है। इसके 2.9 अरब यूजर्स हैं। इसकी मालिक कंपनी मेटा के दूसरे ऐप इंस्टाग्राम मैसेंजर के 1.3 अरब और व्हाट्सएप के 2.3 अरब यूजर्स हैं। अगर इन्हें एक साथ लाया जाए तो मेटा के इन 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही हर महीने 7.5 अरब एक्टिव यूजर्स होते हैं।
अमेरिकी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप YouTube के भी 2.3 अरब यूजर्स हैं, जो कि इसे वीडियो प्लेटफॉर्म्स के बीच सबसे पॉपुलर बनाता है। स्टैटिस्टा के मुताबिक हर घंटे YouTube पर 30,000 नए कंटेंट अपलोड होते हैं। इसके अलावा कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे स्नैपचैट, ट्विटर और पिंटरेस्ट के उपयोगकर्ताओं की संख्या भी दसियों लाख में है। पहली सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट 6 डिग्रीज के आने के बाद से लंबे समय तक डिजिटल स्पेस पर अमेरिका काबिज रहा, लेकिन अब चीन उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। चीन की कंपनी बाइटडांस का लाया गया टिकटॉक ऐप तेजी से लोगों के बीच मशहूर हो गया है। भारत जैसे कई देशों में बैन होने के बाद भी इसके 1 अरब यूजर्स हैं, जबकि चीन का मुख्य मैसेजिंग ऐप वीचैट भी 1.2 अरब लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और वीडियो प्लेटफॉर्म क्वाइशो के भी 1 अरब यूजर्स हैं। टेलीग्राम भी उन मैसेजिंग ऐप में से है जिसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। अभी इसके 60 करोड़ यूजर्स हैं। अब सवाल उठता है कि बीतते समय के साथ बड़ी संख्या में ऐप डिजिटल स्पेस में अपनी जगह बना रहे हैं। लाखों में इनके यूजर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिग्गज मेटा कब तक सोशल किंग बना रहेगा? चीन के कई ऐप दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन खुद चीन विदेशी सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन कर रहा है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऐप लिंक्डइन की सेवा चीन में बंद करने का ऐलान किया है। उसका कहना है कि चीन में ऐप चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। लिंक्डइन के 30 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। चीन ने 1990 के अंत से ही इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट को सेंसर करना शुरू कर दिया था, जबकि 2009 के बाद से इसमें तेजी आई और अब अगर आप चीन में बैन ऐप की लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से ज्यादातर अमेरिकी हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी मैसेजिंग ऐप फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब और सर्च इंजन गूगल वे ऐप हैं और वेबसाइट हैं जिन्हें आप चीन में यूज नहीं कर सकते हैं। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 और मामलों की पुष्टि हुई है। वेरिएंट राज्य के पहले ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले 2 लोगों में ही पाया गया है। इसके साथ गुजरात में नए वेरिएंट के मामलों की संख्या 3 हो गई है और भारत में अब 25 कंफर्म केसेस हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन का पहला मामला 72 साल के जिम्बाब्वे NRI में पाया गया था और 2 मामलों की पुष्टि उसके संपर्क में आई उसकी पत्नी और एक रिश्तेदार में हुई है। नगर आयुक्त के मुताबिक दोनों संक्रमितों की हालत स्थिर है और उनमें लक्षण नहीं है।
गुजरात में कोरोना के दैनिक मामलों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। गुरुवार को वहां 70 मरीज सामने आए, जबकि एक हफ्ते पहले इनकी संख्या 45 थी। गोवा में ब्रिटेन से आए 3 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। अभी ये साफ नहीं हुआ कि क्या यात्री ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हैं। फ्लाइट AI 146 UK से गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी थी। इसमें 237 और यात्री थे जिनकी कोरोना जांच नेगेटिव पाई गई है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि सभी यात्रियों को 8 दिनों के सख्त क्वारंटीन के बाद जांच करानी होगी और तब वे बाहर जा सकते हैं। ब्रिटेन से ही कोलकाता आई एक महिला को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है और मरीज को बेलघाटा ID अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि ठाणे के 7 ओमिक्रॉन संक्रमितों में से 5 को अब कोरोना नेगेटिव पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को कहा कि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्या ओमिक्रॉन से बचने के लिए कोविड टीकों की अतिरिक्त खुराक की जरूरत होगी। WHO ने साथ ही चेतावनी दी कि वैक्सीन की जरूरत जाने बगैर इसके भंडारण से कोविड टीकों में असमानता और बढ़ेगी। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।